वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे इतिहास के वो निर्णय जिन्होंने वास्तव में भारत के अंदर एक नया दौर शुरू किया, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के राजनीतिक ऐसे निर्णय जिन निर्णयों ने एक नया इतिहास बनाया, जिन निर्णयों ने देश के अंदर एक बड़ा बदलाव किया। और उसी में हम सबसे पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी को लेकर। जी हाँ, इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा निर्णय था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यह निर्णय 1969 को हुआ। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% रुपया जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों के मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास चले गए। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस निर्णय को लेकर कहा जाता है कि इस निर्णय ने देश के अंदर एक नई दिशा दी, बैंकों को एक ताकत दी और जनता में एक विश्वास जगाया। ऐसा ही एक और बड़ा निर्णय उस दौरान हुआ। उस दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। ये लगभग 1971 की बात है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस हमेशा उसको महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान के लिए जख्म 1971 के बांग्लादेश युद्ध के रूप में था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के सैन्य शासन ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। इसके नतीजे में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत में चले आए थे। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई बल्कि उसके 90,000 सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बनाया था। एक और ऐसा निर्णय जिसके बारे में हम बताएंगे, ये एक ऐसा निर्णय था जिसने देश के अंदर एक बगावती माहौल पैदा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपातकाल की, इमरजेंसी की। इंदिरा गांधी के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। उस याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। 6 सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। उनको संसद से भी इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे और उनसे इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इन सबको देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। जी, आपातकाल लगा दिया और बड़ी संख्या में विरोधियों के गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिससे भारतीय लोकतंत्र में उस दिन को काला दिन कहा जाने लगा। आपातकाल करीब 19 महीने तक रहा। इन 19 महीनों में देश के बड़े बड़े नेता जेलों में गए और उस निर्णय के बाद बहुत सारे आंदोलन भी हुए। इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा दिन था जिस दिन को लेकर इतिहास के पन्नों में हमेशा ये कहा जाएगा कि ये काला दिन रहा। एक और निर्णय जिस निर्णय को लेकर हमेशा कहा जाता है कि ये एक बड़ा निर्णय था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके सैनिक भारत का बंटवारा करना चाहते थे। उन लोगों की मांग थी कि पंजाबियों के लिए अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। भिंडरावाला के साथी गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए थे। उन आतंकियों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए थे। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया गया, साथ ही कुछ आम नागरिक भी इसमें मारे गए। बाद में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के मकसद से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक और निर्णय की बात हम करेंगे, ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था और पाकिस्तान की कब्र खोदी थी। जी हाँ, इस ऑपरेशन की मंजूरी इंदिरा गांधी ने ही दी थी। दरअसल पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिसकी जानकारी भारत को लग गई। भारत ने उससे पहले सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई और इस ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन मेघदूत रखा। एक और ऐसा निर्णय जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। जी, हम बात कर रहे हैं 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 भारतीय इतिहास का अहम दिन था। इसी दिन भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। एक और निर्णय जिसको कहा जाता है कि यह भी बड़ा चर्चित निर्णय रहा, प्रीवी पर्स यानी राजभत्ते को खत्म करना। आजादी के बाद भारत में अपनी रियासतों का विलय करने वाले राज परिवारों को एक निश्चित रकम देने की शुरुआत की गई थी। इस राशि को राजभत्ता या प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने साल 1971 में संविधान में संशोधन करके राजभत्ते की इस प्रथा को खत्म किया। उन्होंने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया था, जिसके बाद बहुत विरोध भी हुए, लेकिन लोगों के अंदर एक खुशी भी थी कि आखिर जो राजभत्ता हम दे रहे हैं उसे खत्म कर दिया गया। अब हम बात करते हैं आपातकाल से आगे के दौर की।
3 अक्टूबर 1977 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम तारीख है। इस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तब देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरपरस्ती में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार किया। उस वक्त रायबरेली में प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। विरोधियों का आरोप था कि जीपें कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने इसको खरीदा है। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शाह कमीशन बनवाया। इंदिरा के खिलाफ रोज गवाहियां और बयान दर्ज होने लगे। आखिरकार चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हालांकि बाद में तकनीकी आधार पर इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया गया। हालांकि हम आपको अलग अलग प्रधानमंत्रियों के द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह का एक दिलचस्प किस्सा भी हमें आपको बताना चाहिए, क्योंकि वो शख्सियत बड़ी खास थी। दरअसल साल 1979 में यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में शाम को परेशान सा दिखने वाले एक किसान घुसा। उसने संकोच में इधर उधर देखा और हेड कांस्टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। अपनी कुर्सी पर ऊगते हुए हेड कांस्टेबल ने सिर उठाकर देखा। सामने एक दुबला पतला ग्रामीण खड़ा था। मैला कुर्ता, पछा स्टाइल में बंधी धोती और नंगे पैर। मन ही मन खींचते हुए कांस्टेबल बोला, हाँ बताओ क्या काम है। सामने खड़ा फरियादी किसान बोला तो उसकी भाषा हेड कांस्टेबल को समझ नहीं आई। उसने दोबारा पूछा, अरे हुआ क्या है। इस बार उस किसान ने बताया कि वे मेरठ से अपने रिश्तेदार के घर आया था और यहाँ से बैल खरीदने, लेकिन राह में किसी जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली और पैसे चुरा लिए, लिहाजा उसे FIR लिखवानी है। हेड कांस्टेबल ने आंखें तिरछी करके पूछा, मेरठ से इतनी दूर बैल खरीदने क्यों आया भाई? क्या सबूत है कि किसी ने तेरी जेब काटी हो सकता है कि कहीं तेरे पैसे गिर गए होंगे या फिर तूने उसकी दारू पी ली होगी और तूने अब घर वालों के डर से चोरी का नाटक रचाया। कुल मिलाकर पुलिस वाले ने कह दिया कि FIR दर्ज नहीं होगी, मतलब कि FIR लिखी नहीं जाएगी। किसान रुआंसा सा एक कोने में खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। एक सिपाही ने उसे अपने पास बुलाया। दोनों में बातचीत हुई और तय हुआ कि अगर किसान कुछ खर्चे पाने का इंतजाम करे तो उसकी रिपोर्ट लिखवा दी जाएगी। किसान ने हामी भर दी और मुंशी ने FIR लिखनी शुरू की। पूरा मामला लिखने के बाद मुंशी ने कहा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान बोला, पढ़ा लिखा ना हो, अंगूठा ही टेकूंगा। मुंशी ने कागज किसान की तरफ सरकाया और साईं वाला पैड भी उसकी ओर बढ़ा दिया। मायूस से दिखने वाले किसान ने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला तो एक मोहर और कलम निकली। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता उसने स्याही के पैड से मोहर पर स्याही लगाई और कागज पर ठोक दी। मुंशी ने कागज को घुमाकर पढ़ा। मोहर लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी जब तक कुछ समझ पाता किसान ने हाथ में थामे पेन से लिख दिया, चरण सिंह। अब थाने में भूकंप आ गया। पूरा थाना हैरान रह गया कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके थाने में किसान बनकर एक रिपोर्ट लिखवाने आए थे। बहरहाल जो कुछ हुआ था उसको आधार बनाकर पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। ये वो निर्णय था जिसने ये दिखाया कि चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े ऐसे व्यक्ति थे जो जमीन पर जाकर किसानों की और गांव की चीज़ों को जनता के बीच तक ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर गरीब को उसके अधिकार मिले। तो ये वो किस्सा है जिस किस्से ने देश के अंदर एक नया माहौल दिया। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों बाद ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक 2 महीने बाद यानी दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस ने 524 सीटों में से 415 सीटों पर जीत दर्ज की। राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बने। आपको बताते हैं कि राजीव गांधी के लिए फैसलों के बारे में, मतलब जो फैसले राजीव गांधी ने लिए। एक उनका सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला था 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार। आज किसी से पूछो कि वोट डालने के लिए अनिवार्य उम्र जो है वो जो आपकी सीमा है वो क्या है, तो आसानी से बता देगा कि 18 साल। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजीव गांधी के ज़माने में वोट डालने के लिए उम्र सीमा जो थी वो 21 साल थी।
राजीव गांधी ने ही वोटिंग के लिए 21 साल की उम्र को जो घटाकर है वो 18 साल करने का फैसला किया था। उनके इस फैसले से 5 करोड़ नए युवा वोटर्स बने। हालांकि उस दौरान राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर विरोध भी बहुत हुआ था, लेकिन आज की बात करें तो उनका यह फैसला सही लगता है, क्योंकि 18 साल की उम्र के भारतीय नागरिक को अपना नेता चुनने की जो आज़ादी है वो राजीव गांधी की दी हुई है। राजीव गांधी ने ईवीएम मशीन को चुनाव में शामिल करने के लिए कई कदम उठाए। उनका मानना था कि ऐसा करने से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा और बैलेट पेपर में होने वाली धांधली को रोका जा सकेगा। फिर राजीव गांधी का एक और ऐसा फैसला था जिसे लेकर काफी चर्चा हुई, पंचायती राज का अहम फैसला। राजीव गांधी का मानना था कि देश के गांवों की उन्नति देश की उन्नति है। पंचायती राज का कदम भी इसी कड़ी का एक बड़ा फैसला था। उन्होंने पूरे देश में ग्राम सरकार की अवधारणा को लागू करने में और संविधान में संशोधन करके ग्राम पंचायतों को सशक्त किया। उन्होंने गांव की आबादी को अपना फैसला खुद करने की स्वतंत्रता दी। साल 1985 में पंचायती राज अधिनियम के जरिए राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को वित्तीय और राजनीतिक अधिकार दिए। एक और ऐसा निर्णय जो आधुनिक भारत की एक जो आज हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत को दर्शाता है। भारत में कंप्यूटर और विज्ञान के प्रयोग की पहल आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें बिना कंप्यूटर के जिंदगी की कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है। कंप्यूटर का भारत में प्रसार करने का जो श्रेय है राजीव गांधी को ही जाता है। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी कंप्यूटर और विज्ञान के जरिए ही आगे जा सकती है। दुनिया का पहला कंप्यूटर 1940 के आखिर में मिला और भारत ने पहली बार कंप्यूटर 1956 में खरीदा था। उस कंप्यूटर का नाम था HEC-2M था और उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। लेकिन राजीव गांधी जब पीएम बने तो उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया और यह पहल की गई कि हर देशवासी कंप्यूटर का प्रयोग कर सके। और वहीं से लोगों के बीच में कंप्यूटर को लेकर जो भ्रांतियां थी वो भी दूर हुई और लोगों के अंदर एक नया उत्साह भी जगा। अब बात करते हैं एक और केस की। जी हाँ, केस कह रहा हूं, फैसला भी कह रहा हूं। शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को पलटने पर हुई किरकिरी। शाहबानो केस राजीव गांधी के कार्यकाल का सबसे विवादित मुद्दा था। राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कोर्ट का फैसला तक पलट दिया था, जिसमें आज तक उस फैसले को लेकर कांग्रेस की किरकिरी होती है। दरअसल इंदौर के एक वकील ने अपनी पत्नी शाहबानो के साथ 43 साल रहने के बाद तलाक दे दिया और 5 बच्चों समेत उसे घर से बाहर निकाल दिया। शाहबानो ने अपने पति से हर महीने गुजारा भत्ते की मांग की और हाई कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया। लेकिन शाहबानो के पति ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। मुस्लिम पुरुषों को खुश करने के लिए राजीव ने 1986 में मुस्लिम महिला विधेयक पेश कर दिया, जो आगे चलकर कानून बन गया। इस कानून के मुताबिक तलाक लेने के बाद मुस्लिम महिला को केवल 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा। यह कानून राजीव गांधी के कार्यकाल के लिए सबसे बड़ी आफत बना, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं राजीव गांधी सरकार से नाराज हो गई थी। एक और मुद्दा बना, उस मुद्दे को लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं हुई। बोफोर्स। राजीव गांधी का एक फैसला भ्रष्टाचार की ऐसी बलि चढ़ा कि उसका जिक्र आज भी विपक्ष करता है। आज भी कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को लेकर असहज हो जाती है। दरअसल 1986 में भारत और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी AB बोफोर्स के बीच एक सौदा हुआ था। उस सौदे की कीमत 1437 करोड़ रुपए थी। सौदे के मुताबिक भारत की सेना को 155 mm की 400 होवित्जर तोप मिलनी थी, लेकिन स्वीडन के रेडियो के एक दावे ने सौदे पर सवाल खड़े कर दिए। रेडियो ने दावा किया कि स्वीडिश कंपनी ने सौदे के लिए भारत के बड़े नेताओं और अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। रेडियो के इस दावे ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया और राजीव गांधी को इसी आरोप की वजह से 1989 में कुर्सी गंवानी पड़ी। इस आरोप के बाद राजीव गांधी को कैबिनेट के साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर खूब हमला किया, सरकार पर हमला किया। और यह वो मुद्दा था जिस मुद्दे ने पूरी राजनीति के अंदर उबाल ला दिया था। राजनीतिक गलियारों में 60 करोड़ की रिश्वत उस वक्त बहुत बड़े मायने रखती थी। 80 के दशक के आखिरी पड़ाव में फिर से राजनीति ने करवट ली और सिर्फ 11 महीने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो बार बार बोफोर्स को लेकर लगातार आक्रमण करते रहते थे। उनके द्वारा लिया गया एक फैसला ऐसा था जो बाकी सरकारों के फैसलों पर अकेला ही उस समय भारी पड़ गया था। जी हाँ, वो फैसला था केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% OBC कोटा लागू करना। दरअसल VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की एक सिफारिश लागू करके OBC को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दे दिया।
ये रिपोर्ट 1980 से केंद्र सरकार के पास पड़ी थी। ओबीसी आरक्षण का जब भी जिक्र होगा तो दो नाम जेहन में जरूर आएंगे, मंडल आयोग और विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी हाँ, वीपी सिंह। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% ओबीसी कोटा लागू करने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। हालांकि उनके आलोचक बताते हैं कि यह फैसला जल्दीबाजी में लिया गया था। मतलब वोट की राजनीति तब भी थी और आज भी है। विरोधी तो यहां तक कहते थे कि वीपी सिंह ने फैसला सामाजिक वजहों से नहीं बल्कि राजनीतिक वजह से लिया था। इसके पीछे दलील यह दी जाती है कि डिप्टी पीएम देवीलाल के इस्तीफे के बाद वीपी सिंह ने सांसदों का समर्थन बरकरार रखने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। लेकिन उनकी तरफ के लोग कहते हैं कि यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था। वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में विवादों की तमाम पृष्ठभूमि के बीच वो इतिहास लिख दिया जिसे आप पसंद करें या ना करें, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर महज लगभग 4 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बाद 90 के दशक की शुरुआत हुई और पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने से वे देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिसने नेहरू गांधी परिवार का ना होते हुए भी अपना कार्यकाल पूरा किया। आर्थिक सुधार के लिए राव ने बहुत सारे फैसले लिए। अहम फैसले पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया था। पीवी नरसिम्हा राव के आदेश पर डॉक्टर मनमोहन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति प्रारंभ की, जिसके कारण बैंक में होने वाले भ्रष्टाचार में काफी कमी आई। इस फैसले की वजह से ही विदेशी कंपनियों ने भारत में आना शुरू किया। उसके बाद परमाणु के परीक्षण की तरफ जोर पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु परीक्षण की तरफ जोर दिया, पर 1996 के आम चुनाव के कारण यह उस वक्त संभव नहीं हो पाया। पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के साथ साथ ही रक्षा और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। खास बात यह रही कि नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी सरकार में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल कर रखी है। उसके चलते देश की रक्षा और विदेश नीति में भी बदलाव आए। सोवियत संघ के बंटवारे के बाद नरसिम्हा राव ने उसकी घटती ताकत को समझा और देश का रुझान ज्यादा ताकतवर अमेरिका की ओर किया। इसका नतीजा हुआ कि भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। 1992 में नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ भारत के रिश्तों की खुले तौर पर वकालत की शुरुआत की और इसका नतीजा हुआ कि राव ने इजराइल को नई दिल्ली में अपना दूतावास खोलने की इजाजत दी। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में साल दर साल अच्छे होते चले गए और मजबूत होते चले गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस बना कार्यकाल पर दाग, लेकिन अगर हम बात करें 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने जाने की घटना राव के कार्यकाल पर सबसे बड़ा दाग मानी गई। उसके बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी हुई। साथ ही 1993 के मुंबई धमाकों ने भी राव सरकार को संकट में डालकर रखा। आज भी एक वर्ग का मानना है कि वे देश के सबसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री थे। लोग कुछ भी कहें, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे थे जो पीवी नरसिम्हा राव को एक अलग दर्शाया करते थे। उनके निर्णयों को लेकर आज भी चर्चाएं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस दौरान की सरकार पर कुछ दाग भी लगे। उन दागों को लेकर भी हमेशा चीज़ें बोली जाती हैं और विपक्ष हमेशा हमलावर भी रहा है। आज हम बात करते हैं एक और ऐसे व्यक्ति की जिसके व्यक्तित्व को लेकर कहा गया है कि पूरे विश्व में उस आदमी की जो कविताएं हैं वो आज भी सुनी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। 13 का जो आंकड़ा है और 13 का जो अंक है उन्हें शायद ज़्यादा भाता हो। इस दौरान उन्होंने साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों की भी सफलता से चलाया जा सकता है। जी हाँ, जो गठबंधन की शुरुआत हुई और जो गठबंधन के साथ जो सरकारों को चलाने की जो बात थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कर दिखाई। मतलब कि सभी को साथ लेकर चलने की, पूरी दुनिया को चकमा देकर परमाणु परीक्षण तक उन्होंने किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बने सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और उन्होंने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। इससे पहले भी राजस्थान के पोखरण में इंदिरा गांधी सरकार ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन भारत इसमें सफल नहीं हो पाया था। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में दोबारा से परमाणु परीक्षण किया गया। उस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर नजर रखने के लिए पोखरण के ऊपर सैटेलाइट लगा दिए थे, लेकिन भारत ने इन अमेरिकी सैटेलाइटों को चकमा देते हुए सफल परमाणु परीक्षण किया। मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद भी इस टीम में शामिल थे और उन्होंने ही परीक्षण सफल होने की घोषणा की थी। हालांकि उस वक्त अटल ने साफ कहा था कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
लेकिन देश के लिए यह ऐसा निर्णय था कि देश की ताकत में और बड़ा इजाफा हुआ। देश के 4 बड़े शहरों को एक नेटवर्क से उन्होंने जोड़ा। अटल सरकार ने 1999 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की, जिसका काम 2001 में शुरू हुआ। इस योजना का मकसद देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को हाईवे नेटवर्क के जरिए जोड़ना था। इस योजना को पहले 2006 में पूरा किया जाना था, लेकिन इसे 6 साल की देरी से 2012 में पूरा किया गया। इस योजना के तहत चारों शहरों को जोड़ने के लिए 5846 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, जिसमें 6 खरब रुपयों का खर्चा आया था। जिन हाईवे पर हम घूमते हैं वो हाईवे, वो देन, वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो दूरगामी एक सोच थी वो थी। और आज भी जो हाईवे बन रहे हैं कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि अटल जी की जो सोच थी वो बड़ी सोच थी और दूरगामी सोच थी। एक और निर्णय था दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस की शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहते थे और इसकी शुरुआत उन्होंने पहली गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई की सरकार में बतौर विदेश मंत्री रहते हुए कर दी थी। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस की शुरुआत की, जिसे सदाए सरहद नाम दिया गया है। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए खुद अटल बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर गए थे। हालांकि 2001 में हुए संसद हमले के बाद इस सेवा को बंद कर दिया गया, लेकिन 2003 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार। अटल सरकार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जिसे सबसे बड़ा अभियान भी कहा जाता है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त जो शिक्षा है वो देने का प्रावधान किया गया। साथ ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भी लोगों को बताना जरूरी था। तो शायद शिक्षा सबको मिल जाए, इसलिए इस अभियान की शुरुआत लगातार चलती रही और आज भी लोग इस अभियान को याद रखते हैं। उसके बाद चांद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराई। जी हां, 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान-1 की घोषणा की थी। चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जिसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई से चांद की परिक्रमा करना था और उसके बारे में जानकारियां जुटाना था। एक और महत्वपूर्ण जो निर्णय था वो था कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत पाकिस्तान के बीच बनी एलओसी को पार किया और भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन पर समझाया कि भारत युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने बात नहीं मानी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई में भारत को काफी नुकसान हुआ और भारत के 527 जवान शहीद हुए, लेकिन आखिर में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई और उसे हराकर कारगिल युद्ध जीत लिया और वहां से पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से खदेड़ा गया। आज भी उस युद्ध की चर्चा होती है, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के उस निर्णय की चर्चा होती है, आज भी सेना उस युद्ध को याद रखती है। नीतियां बदली और देश में ला दी संचार क्रांति। जी हाँ, अटल सरकार ने देश में टेलीकॉम नीतियों को बदलकर संचार क्रांति ला दी थी। उनकी सरकार ने टेलीकॉम फर्म्स के लिए फिक्स लाइसेंस को फीस को जो एक फिक्स लाइसेंस फीस थी उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था शुरू की गई। अटल सरकार में ही 15 सितंबर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का गठन किया गया। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए 29 मई 2000 को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया। लोगों की जान बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ने का जो फैसला 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 दिल्ली के लिए उड़ी थी, लेकिन इसे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इस फ्लाइट को दिल्ली के लिए आना था, लेकिन हाईजैक के बाद इस फ्लाइट को पहले लाहौर, फिर अमृतसर से होते हुए दुबई और आखिर में अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया। इस फ्लाइट में 176 यात्री थे और 15 क्रू मेंबर्स थे और इन्हें आतंकियों ने छोड़ने के लिए भारतीय जेलों में बंद आतंकियों को रिहा करने की मांग कर दी। करीब 8 दिन तक चली चर्चा के बाद अटल सरकार आतंकियों के सामने झुक गई, जिसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद अपने साथ जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद
को कंधार लेकर गए और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस निर्णय को लेकर बहुत सारे विवाद भी रहे। इस निर्णय को लेकर विपक्ष आक्रामक भी रहा। बहुत सारे लोगों ने इस निर्णय पर उंगलियां भी उठाई। शायद ये एक ऐसा निर्णय रहा जिस पर दो मत हमेशा रहे। एक और फैसला उस वक्त लिया गया, नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का फैसला था। 1998 में गुजरात में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद जब केशुभाई पटेल की सरकार स्थिति संभालने में नाकाम हुई तो जनता उनके खिलाफ हो गई, जिसके बाद केशुभाई पटेल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। तभी अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मिलने बुलाया। वाजपेयी से मुलाकात के बाद मोदी तुरंत गुजरात के लिए रवाना हुए और मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद से नरेंद्र मोदी 2002, 2007, 2012 में 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए, तो कुल मिलाकर 4 बार वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री चुने गए। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत हुई। 22 मई 2004 का दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम दिनों में से एक था। इसी दिन कई उठापटक के बाद पार्टी के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। दरअसल मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले पर सबकी सहमति लेना उस समय सोनिया गांधी के लिए आसान न था। कई उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं मनमोहन सरकार के उन फैसलों को जो आज भी याद किए जाते हैं। साल में 100 दिन के रोजगार और उसके लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपए रखे गए। इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 के बाद इसका दोबारा से नामकरण किया गया। इसकी खास बात यह है कि योजना में पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। इस योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जा सकता है। आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार भी होंगे। 2005 में मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेकर आए। इसे 200 जिलों में शुरू किया गया। इसे 2007 से 2008 तक अन्य 130 जिलों में फैलाया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे 593 जिलों में लागू किया गया। एक और योजना थी आधार कार्ड योजना। आधार कार्ड योजना को लाया गया। इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सन 2009 में मनमोहन सिंह के वक्त में ही गठित किया गया था। सरकार की इस बहुउद्देशीय योजना को तैयार किया गया जिसमें देश के हर व्यक्ति की पुख्ता पहचान की शुरुआत हुई। आज आधार हर जगह उपयोग में लाया जाता है, चाहे वे बैंक अकाउंट हो या ट्रेवल टिकट हो। एक और महत्वपूर्ण फैसला था न्यूक्लियर डील। ऐतिहासिक पल था। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील ऐतिहासिक पल था। साल 2002 में एनडीए से ही बातचीत की बागडोर 2008 में यूपीए के हाथ गई थी। इस दौरान गठबंधन सरकार थी। कई तरीके के तमाम प्रेशर के बीच भारत ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को अंजाम दिया। इसके बाद से भारत न्यूक्लियर हथियारों के मामले में ताकतवर देश बनकर उभरा। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक तरफा बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये एक और बदलाव की तरफ देश जा रहा था। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 9 साल से ज्यादा आज हो गए हैं। सबसे पहले 2014 में और फिर भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाया। बात करते हैं मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान लिए गए बड़े फैसलों की। जी हां, एक सबसे बड़ा फैसला जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी काले धन को लेकर बोलती आई है। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की थी। फिर एक और निर्णय, ऐसा निर्णय जिसे लेकर देश के अंदर 2 मत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस फैसले को लेकर आज भी लोग बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। उसके बाद एक और निर्णय, जिस निर्णय को लेकर जो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी खुश रही हैं, हम बात कर रहे हैं 3 तलाक कानून को लागू करना। मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिक करती घोषित करना भी शामिल है। संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी।
तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिला के विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है। तीन तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। तीन तलाक को तलाक के बिद्दत भी कहा जाता है। इससे पहले मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था, उसको तलाक देने की वजह भी बतानी पड़ती। तीन तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और इस प्रथा पर रोक लगाना था। अब एक और महत्वपूर्ण निर्णय, जिस निर्णय को लेकर बड़ी चर्चाएं हर बार चुनाव में होती है, वो है सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को भी शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 की घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान जो हमारे यहाँ वो शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया था। अब हम बात करते हैं एक और ऐसे निर्णय को, जिस निर्णय ने पूरे देश के अंदर एक हम कहेंगे तूफान ला दिया था, या एक कहें भूचाल ला दिया था। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना। मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार जो था वो खत्म हो गया। देश की संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। उस वक्त था ये कि किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में अब 890 केंद्रीय कानून लागू होते हैं जो पहले नहीं होते थे। एक और निर्णय जिसे लेकर बगावतें भी रही हैं, विरोध भी रहा है, हम बात कर रहे हैं नागरिक संशोधन अधिनियम। जी हाँ, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो गया था। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। CAA को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर, जब भी देश के अंदर चुनाव होते हैं, CAA पर भी बड़ी बात होती है। अब हम बात करते हैं रेल बजट का आम बजट में विलय। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी, जिसके बाद रेल बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को पेश किया था। आपको बता दें कि एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। एक और निर्णय ऐसा रहा कि जिस निर्णय ने देश के अंदर एक और बड़ा बदलाव किया। जी, हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना को लेकर। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें धुएं से आज़ादी मिले। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। एक और निर्णय जिसे किसानों के निर्णय के रूप में देखा जाता है, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपये हर साल दिया जाता है। ये राशि 4-4 महीने में 3 किस्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कहीं ना कहीं किसान इस योजना को लेकर बड़ी बातें भी करता है, चर्चा भी करता है। एक और योजना आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है। इस योजना को PM जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। एक और निर्णय, नया संसद भवन। जी हाँ, नया संसद भवन। PM मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये इमारत अपने आप में कई लिहाज से खास है। इस इमारत की खास बात है कि इसका विशाल क्षेत्रफल, जो कि कुल 64,500 वर्ग मीटर है, इसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। अभी वर्तमान लोकसभा की
543 सीटें और राज्यसभा की केवल 250 सीटें ही हैं। फिर भी लोकसभा के कक्ष में सीटों की संख्या 1272 तक बढ़ाने का विकल्प है, यानी अगर भविष्य में परिसीमन होता है और सीटें बढ़ती हैं तो ये पहले से ही तैयारी की गई है कि जब भी सीटें बढ़ेगी तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था ना की जा सके, उसी कक्ष के अंदर सीटों को बढ़ाया जा सके। तो ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हम बता रहे थे कि सरकारों ने वो कौन कौन से निर्णय लिए हैं जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया या देश के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।